जी। वालेकुम सलाम। ओके, सो आपने सबमिशन करवा दी थी? मैंने आपको ईमेल की थी। मैम, ओके, 2 दिन से मेरे नेट का इशू, नेटवर्क काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था। मैं भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैंने भी बंद नहीं किया था वैसे। तो आप करवा लीजिएगा क्लास के बाद फिर। ओके मैम, मुझे वो लिंक दोबारा शेयर कर दें प्लीज़। वो ईमेल में आया होगा आपको। ओके मैम, मैं चेक करता यस। लेकिन मैं चलो यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ बिकॉज आई हैव दिस शीट ओपन। ओके, चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपना। हमने आज पांडास को कंप्लीट करना है और थोड़ा सा ही रह गया था बिल्कुल। और फिर हम मैटप्लॉटलिब को स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक। तो कल हम पढ़ रहे थे कंडीशनल सिलेक्टिंग। और हमने देखा था कि जैसे पाइथन में नेटिव असेसर्स हैं, वैसे पांडास में भी लॉग और आईलॉग के फंक्शंस थे। फिर हम देख रहे थे कि पांडास कहीं भी थ्रू लाइक हम कंडीशनल भी एक्सेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ वैल्यूज को। ठीक। सो उसमें एक चीज़ ये थी। ये सर उसने। ओके। सो रिव्यू ब्लॉग। और इसमें मैंने मतलब इन दो कंडीशंस की बेस पे एंड लगा के एक दफ़ा सेलेक्ट किया, जिसमें मैंने देखा कि कंट्री में से वही वाले सिलेक्ट हो जिनके इटली है, और पॉइंट्स जो हैं रिव्यू पॉइंट्स वो 90 या 90 से ज़्यादा हों। तो उसने इन दोनों कंडीशंस के फुलफिल होने पे उन रोज को प्रिंट करवाया होगा। और हमने डिस्कस किया था कल भी कि अगर इन केस एक कंडीशन भी मीट नहीं होती तो वो ऐसी रो को स्किप कर देगा। अब अगर इसके बरक्स जो हमने देखा था कि पाइप अगर यूज़ कर रहे हैं और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, तो उसने क्या किया था कि इन दोनों में से जो सी भी कंडीशन फुलफिल होती होगी वो उस रो को प्रिंट करवा देगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो जाएंगी। जी। यहाँ ये तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये सर आप कुछ बोल रहे हैं? ओके, और सीधा से आगे सिर्फ ट्रुथ टेबल्स है, लाइक जस्ट टू शो यू कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। जैसे मतलब दोनों कंडीशंस एंड के केस में अगर दोनों कंडीशंस एक जैसी हों, ठीक है, तभी वो वर्क करेगा। अगर दोनों ट्रू हैं, इन दैट केस ट्रू है। अगर एक भी फॉल्स है तो फिर फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जबकि और के केस में एक भी ट्रू हुई तो वो उसको ट्रू कंसिडर कर लेगा। ठीक है। एंड और का कंसेप्ट है ना सबको? यस मैम, है कॉन्सेप्ट। दैट्स गुड। चलें अब आगे देखते हैं कि ये तो थे पाइथन के जो हमने एंड और ऑपरेटर्स यूज कर लिए। अब जो पाइथन का बिल्ट इन कंडीशनल सिलेक्टिंग के लिए फंक्शन है वो है इज इन। इज इन क्या करता है? तो मैं किसी भी कॉलम के आगे इज इन लगाऊंगी और मैं मल्टीपल वैल्यूज उसे यहाँ पे दे सकती हूँ। ठीक है, जब मैं एंड और यूज करती हूँ वहाँ पे मैं सिर्फ एक वैल्यू दे रही थी, लेकिन यहाँ पे इज इन में मैं मल्टीपल वैल्यूज के थ्रू बता सकती हूँ कि इज इन के फंक्शन में अगर मतलब कंट्री है तो कंट्री के कॉलम में इटली और फ्रांस की दोनों की रोज होंगी, तो उनको सिलेक्ट कर लिया जाए। तो वो उस बेसिस पे इटली और फ्रांस दोनों की वैल्यूज जहाँ पे हो रही होंगी कंट्री कंट्री के कॉलम में, वो रोज सिलेक्ट करके उसने प्रिंट करवा दी है। ओके। सिमिलरली यहाँ पे इज नल, हमने इज नल का फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि इज नाम भी होता है, इज नल भी होता है, जो कि हमें वो वैल्यूज देता है जो जो नल वैल्यूज हमें पड़ी होंगी। ठीक है, तो हम उसका काउंट भी करवा सकते हैं सम के फंक्शन से, और हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी नल वैल्यूज हैं, एन एम वैल्यूज वहाँ पे हैं। ठीक। अब उसके बाद एक दूसरा है नोट नल का। ये तो हमने इजना का फंक्शन था। ठीक है, मैंने जब इतना का फंक्शन यूज़ किया तो उसने मुझे सिर्फ वो वैल्यूज दी
जो कि प्राइस के कॉलम में, मैं ये कह रही हूँ कि डाटा फ्रेम में जो प्राइस का कॉलम है उसमें जो नल वैल्यूज हैं वो बताएं। तो उसने क्या किया कि प्राइस के कॉलम में से, अब ये देखें कि प्राइस के कॉलम में जितनी एन वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि उसने वो वाली रोज प्रिंट करवाई है जिसमें प्राइस के कॉलम के अंदर एन वैल्यूज है। ठीक। अब मैं अगर नोट नन लगा रही हूँ तो उसने नोट नन के केस में ऑपोजिट करना है। तो उसने प्राइस के कॉलम में जो भी नन वैल्यूज है वो वाली रोज निकाल दी। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको कोई भी एन वैल्यू नजर नहीं आएगी पॉइंट्स के कॉलम में, सारी वैल्यूज होंगी इंटीजर, राइट। सो ये था एक इज नल का और नॉट नल का। लास्ट पांडास का जो बिल्कुल लास्ट फंक्शन है, जो जहाँ पे हम end कर रहे हैं, वो यही है कि जैसे हम पांडास के थ्रू रीड करवा सकते थे वैसे हम एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कल भी मैंने वो जो अपलोड की थी इनपुट सीएसवी की, सो मैंने इसी तरह ही की थी कि मैंने उससे जो भी मेरा सीएसवी फाइल थी, मैंने उसे क्या किया कि उसमें से कुछ 1000 रोज सेलेक्ट की, बिकॉज इनपुट वाज वेरी लार्ज एंड ह्यूज। तो मैंने उसमें सिर्फ 1000 रोज सेलेक्ट की। ठीक, और मैंने उसे कैसे सेलेक्ट किया कि मैंने सैम्पल एक बनाया और रैंडम शेड दे दी 42। ठीक है, 42 का मतलब ये कि वो उतनी ही रिप्रोड्यूसिबिलिटी करे और हर दफ़ा उतनी ही वही रोज दे, वही वैल्यूज दे सेम। तो ये मैंने एक सैम्पल बना दिया था। इट्स नॉट नेसेसरी कि सैंपल बना के ही एक्सपोर्ट होगा सीएसवी में, लेकिन मैं जस्ट एक यूज़ केस बता रही हूँ कि मैंने मतलब डाटा फ्रेम में काम करते हुए बाज़ अवत कभी आप सैंपल को या जो आपका रिफाइंड डाटा बनता है प्री प्रोसेसिंग के बाद, सो यू वांट कि वो सीएसवी के फाइल में मेरे पास स्टोर भी हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मिसिंग वैल्यूज निकाली है, कोई आपने ट्रीटमेंट किया है नैन वैल्यूज की, और जो आपके रेलिवेंट कॉलम्स थे आपने वो सिलेक्ट किए हैं, बाकी सारे जो रेलिवेंट थे उनको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, वो सारी, अब उसके बाद जो डिफाइंड फॉर्म आई है डाटा की, ठीक है, आप वो चाह रहे हैं कि वो आपके पास सीएसवी फॉर्म में डाउनलोड भी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम जो डीएफ डाटा फ्रेम है हमारा, ठीक है, उसके साथ सिर्फ 2 सीएसवी का फंक्शन लगाएंगे और ब्रैकेट में नाम देंगे कि जिस नाम से वो सेव हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वाइन रिव्यूज के नाम से सेव किया सीएसवी की फॉर्म में, और इंडेक्स को मैंने फॉल्स यहाँ पे किया कि वो खुद से एक रो ऐड ना करे इंडेक्सिंग की। और जब मैं इसको रन करूँगी तो वो मुझे उसी फोल्डर के अंदर ये मेरी वाइन रिव्यूज के नाम से जो मैंने सीएसवी बनाई थी ना, जिस हिसाब से, तो उसने वो यहाँ पे बना दी होगी। ठीक है, और चूंकि मैंने इसमें 1000 रोज सेलेक्ट की थी तो वो इतनी ही रोज यहाँ पे होंगी। ये था, ओके। सो ये उतनी ही 1000 रोज मैं वो इसके अंदर होंगी। अगर मैं इसकी शेप से इसको रीड भी करूँ तो इसके अंदर 1000 रोज हैं, बिकॉज मैंने सैम्पल ही 1000 रोज का लिया था। ठीक। सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैम ये जब आपने हाँ फाइल मैम क्लियर क्रिएट है। की है तो उस टाइम ही लाइक आप 1000 रोज टॉप ले सकती थी, राइट? कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? ओके ओके, ये रैंडमली सिलेक्ट कर रहा है, राइट? यस। अच्छा, ये मैंने जस्ट ये यूज केस बताया था कि मैंने क्यों 2 सीएसवी में क्यों कन्वर्ट करूँ और सीएसवी में क्यों। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूज केस ही बताया कि मैंने इनपुट फाइल भरी थी, वो अपलोड होने में टाइम ले रही थी। ठीक है, तो मैंने उसको सैंपल उसका निकाल दिया उसमें से। ठीक है, तो जो ओरिजिनल मेरे पास सीएसवी की फाइल पड़ी थी वो मैंने रीड करवाई, और उसमें से मैंने कहा कि एक न्यू डाटा फ्रेम बना दूं जिसमें ओरिजिनल वाली में से सिर्फ 1000 रोज हो, यानी सैंपल साइज ज़रा छोटा हो जाए, वरना पहले 100,000 रोज थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रोज थी। तो मैंने उसमें से सिर्फ, और रैंडम स्टेट मैंने 42 कर दी ताकि जितनी दफ़ा भी रन होगा वो सेम रोज ही सिलेक्ट होंगी फिर। और फिर 2 सीएसवी का जो मेन हमारा काम था कि किसी भी डाटा फ्रेम को मैं अगर 2 सीएसवी और फिर आगे ब्रैकेट में उसका नेम और इंडेक्स फॉल्स करूंगी, सो वो बगैर कोई न्यू इंडेक्स की रो, सॉरी कॉलम जनरेट किए बगैर, मुझे जो मैंने नेम सेलेक्ट किया है उसमें जो भी मैंने पास करवाया नेम और सीएसवी की फॉर्मेट में उसी फोल्डर के अंदर मुझे वो फाइल दे देगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। और सो यहाँ पे बस लास्ट जो है,
ठीक है। हाँ, बस इस जैसे हमने देखा था कि हम नंबर के केस में भी हम किसी भी वैल्यू को जो है वो उसमें कोई स्पेसिफिक उसकी जगह पर रिप्लेस करवा सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी हुआ कि क्रिटिक में उसने एवरीवन रिप्लेस करवा दी क्रिटिक के कॉलम में। तो उसकी जो वैल्यूज है उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू हमने ऐड करवा दी है, ठीक है, रिप्लेस करवा दी है। सो जस्ट यही था एक काम, ठीक। और इसके अलावा हम रेंज ऑफ वैल्यूज भी दे सकते हैं, यानी एक कांस्टेंट की बजाय यहाँ पे उसने रेंज दे दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा रिप्लेस हो रही है वैल्यूज। तो हम डाटा को भी असाइन कर सकते हैं पांडास के अंदर, जिस तरह से मल्टीपल प्री प्रोसेसिंग के इसके ऊपर हमने फंक्शंस देख लिए हैं। पांडास में कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे मूव करें फिर डाटा विजुअलाइजेशन पे। जी मैम। ओके, चलो फिर अब देखते हैं डाटा विजुअलाइजेशन में। अब इट्स द मेन स्टेप किसी भी डाटा एनालिसिस के लिए कि अब हमने जो भी प्री प्रोसेसिंग कर ली है, सो नाउ यू वांट टू सी कि क्या रिलेशन है, उसको विजुअली कैसे दिखाना है। बिकॉज रिपोर्ट्स में भी आपने जो विजुअलाइज करवाना होता डाटा सेट को, इससे इम्पोर्टेंट कि यूजर एंड पे उसे तो नहीं पता चल रहा बैक एंड पे क्या है, उसे यूजर एंड पे क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो ओके, सो मैटप्लॉटलिब एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है इसके लिए, हम उसी को ही देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीबोर्न भी यूज़ होती है, बट मेजरली मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को हम फिलहाल देख रहे हैं। और ये जो मैंने ये वाला लगाया है, इस फंक्शन की ज़रूरत गूगल क्लैब वालों को पड़ेगी। यूजली जो गूगल क्लैब है ना, वहाँ पे मैटप्लॉटलिब के ग्राफ्स डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी बिल्कुल स्टार्टिंग पे जब वो इंपोर्ट करवाते हैं। मैम इस लाइक ये फंक्शन जो है मैटप्लॉटलिब इनलाइन, इसका बेसिकली पर्पज ये होता है कि आपके पास जो मॉड्यूल है उसके आउटपुट के अंदर शो हो नई विंडो ना अलग से प्लॉट की बने। ओके, अगर इस केस में लाइक लोकल होस्ट के ऊपर भी अगर आपकी नई विंडो बनती है तो आई थिंक आपको यूज़ करना पड़ेगा। जी, वैसे VS कोड में कभी मेरे साथ ही नहीं हुआ, लेकिन गूगल क्लैब पे करते हुए डिस्प्ले नहीं होता उसमें, और ना ही न्यू विंडो भी आ रहा होता है। ओके। तो इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है, बट दिस इज आल्सो अ नाइस पॉइंट कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट इन अ न्यू विंडो उसी में आउटपुट में शो हो, तो उसके लिए ये हाँ मेजर काम यही कि आउटपुट में शो करे ग्राफ को। सो थैंक यू। ओके, सो अब इसका मैटप्लॉटलिब का बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम इसको देखें तो हमने दो कॉलम्स लिए हैं, एज और सैलरी, ठीक है। ये हम लोग कोई भी रैंडम डाटा ले सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट दो कॉलम्स लेके एक सिंपल लाइन प्लॉट एक ड्रा करने लगे मैटप्लॉटलिब से। सो PLT डॉट प्लॉट, और मैंने एज और सैलरी के दोनों कॉलम्स ऐड किए हैं इसमें, ठीक। तो अब क्या प्लॉट करेगा वो, मैंने एज को लिए, मतलब मैं पहले जो वैल्यू दे रही हूँ यानी ये एक्स एक्सिस है, और जो मैं दूसरी वैल्यू दे रही हूँ ये वाई एक्सिस है, ठीक। सो इसी तरह से इसको प्लॉट कर देगा इन वैल्यूज को। ओके, और इसी तरह से बार बार, क्योंकि मैंने PLT हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो एलियास यूज़ होता है इसका मैटप्लॉटलिब का डॉट पाई प्लॉट, मैटप्लॉटलिब खाली मैं करवाऊँ तो उसको MLT से मैं इंपोर्ट करवाती हूँ, लेकिन जब मैं डॉट पाई प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है, तो उसको PLT से। और फिर जब जब भी मुझे मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें मल्टीपल फंक्शन हैं, जैसे मैं प्लॉट करने के लिए भी इसको ही कॉल करूँगी कि PLT डॉट प्लॉट, एंड देन आई विल जो भी मैंने एक्सेस सेट किए हैं वैल्यूज, उसकी बेसिस पे ये लाइन प्लॉट एक बेसिक ड्रा कर देगा। ओके, और मैं इसमें एक्सेस को जूम इन भी कर सकती हूँ, यानी ऊपर ये 24 से 32 तक वैल्यूज जा रही थी ना, ठीक है। तो मैं इसमें चेंज भी ला सकती हूँ। चेंज में कैसे ला सकती हूँ कि मैं एक्सेस में मैंने एक्सेस की ये रेंज और वाई एक्सेस की रेंज दे दी है, ठीक। PLT डॉट एक्सेस की कमांड से, ठीक। और उस पे क्या होगा कि वो उसने एक्स एक्सिस में भी 27 से 30 तक वैल्यूज, और वाई एक्सिस में भी अब उसने जूम इन कर दिया, ठीक है। अब उसने सिर्फ वो वैल्यूज बताई हैं जूम इन करके जो इनके दरमियान थी पहले ये
ये पूरा पोर्शन था। अब उसमें से जो हमने सेलेक्ट किया 27 से 30, यानी यहाँ से ये जो पोर्शन होगा सारा, ठीक है, तो उसने उसको सिर्फ जूम इन करके दिखाया। तो इस तरह से हम एक्सिस को भी जूम इन कर सकते हैं बाय गिविंग द वैल्यूज इन pld डॉट एक्सेस। ओके। मैम ये जो लिस्ट आपने पास की है, ये इसमें पहली दो वैल्यूज उसने एक्स के लिए ली हैं और अगली दो वाई के लिए। यस, यस। इसकी देखिए वजह ना, से मुझे 27 से स्टार्ट हो एक्स एक्सिस और 30 पे एंड हो, ठीक है। इस तरह से ओके जो वाई एक्सिस है वो 2000 से स्टार्ट हो और 8000 पे एंड हो। सही। ओके, मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट। यस। जी जी। क्योंकि मैं जूम कर रही हूँ ना इसे, ताकि वो सारी ना दिखाया, अब उसने सिर्फ वो वाली वैल्यूज दिखाई हैं उस पीक को, जो इनके रेंज में थी, वो जूम हो गई है। ओके, थैंक यू। वेलकम। ऑलराइट। सो नेक्स्ट आ जाता है लेबल सेट करना। अब चूंकि जब हमने ग्राफ देना तो उसके कुछ तो बताएंगे ना कि एक्स एक्सिस पे क्या है, उसको मतलब ग्राफ को अगर हम रिपोर्ट में भी लगा दें तो डेफिनेटली हमें टाइटल, इसके एक्सिस के नेम वगैरह सेट करने पड़ेंगे। तो हम लेबल्स पे किस तरह से उसके लिए अलग से कमांड, और ये बिल्कुल इजी सी कमांड्स हैं। जैसे नेम नेम से शो हो रहा है कि पीएलटी डॉट टाइटल करेंगे, और अ, हम कोटेशन में से वो स्ट्रिंग पास करवा देंगे टाइटल की, ठीक है। और इसका हम फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट टाइप क्या होगा, ठीक है, वो साइज़ क्या होगा, वो भी हम आगे इसके आर्गुमेंट्स अगर मज़ीद देंगे तो हम उसमें ये भी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वरना इसी साइज़ और फ़ॉन्ट में आ जाएगा। सही। और एक्स लेबल और वाई लेबल के नेम से, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या लेबल्स होंगे, मैंने एज और सैलरी दिया। और मैंने प्लॉट अब किया दोबारा प्लॉट से, तो हाँ, यू कैन सी ये सैलरीज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से टाइटल है, और एज और सैलरी एक्स और वाई एक्सिस पे आ गए। ठीक। ओके, सो नेक्स्ट हम एक्सिस की वैल्यूज को भी चेंज करवा सकते हैं। यानी मैं अगर चाहूँ तो ये डिस्प्ले में जो 24, 26 और 28 और 30 और 32 आ रहे हैं ना नज़र, मैं इसकी जगह चाह सकती हूँ कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई और वैल्यूज डिस्प्ले करवाऊँ, सो मैं डिस्प्ले में कुछ और भी शो करवा सकती हूँ। यानी मैं सिर्फ सिंपली क्या कमांड दूंगी इसमें, इस केस में एक्स टिक्स की, ठीक है। बाकी सारा वही है, मैंने टाइटल भी वही दिया, एक्स लेबल भी वही है, वाई लेबल भी वही है, ठीक है। यानी वाई एक्सिस और एक्सिस की जो लेबल्स हैं वो सेम है, लेकिन एक्स टिक्स, टिक्स क्या है, मतलब जो ये इंडिविजुअल लाइन जो प्लॉट की शो हो रही है, ठीक है, इसको हम टिक्स कह रहे होते हैं ना। तो उसमें वैल्यूज जो थी पहली वाली 24 से लेकर 32 तक थी। सही। और मैं उसकी जगह पे एच ई और ये कोई भी मैंने स्ट्रिंग्स पास करवा दी हैं एक्स टिक्स से। अब क्या होगा, डिस्प्ले में मैंने जब प्लॉट करवाया तो यहाँ पे वैल्यूज की जगह पे अब क्या शो हो रहा है, वही अल्फाबेट्स जो मैंने पास करवाए थे रिप्लेस करवाने के लिए। ठीक। सो इन दैट केस ये यूज होता है जब बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वैल्यूज हैं और वो आपस में एक दूसरे के एक्सिस के साथ कोलैप्स कर रही होंगी, ठीक है। तो बेशक आप उसे एंगल या टिल्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन टू मेक इट विजुअली अपीलिंग तो आप शॉर्टर वैल्यूज उसकी जगह पे रिप्लेस करवा सकते हैं। जो ठीक। उसने पहले 24 से 32 तक वैल्यूज ली हैं, वो किस बेस पे ली हैं? वो तो मैंने डाटा दिया था ना, मतलब मैंने रैंडमली ये शुरू में एक्स और वाई एक्सिस जो है ना, एज और सैलरी की एक लिस्ट बनाई हुई थी, ठीक है, रैंडमली। तो ये उसने वही वैल्यूज ले रहा था ना पहले प्लॉट करने के लिए। लेकिन इसमें उन्हीं से दो उसने, को। जैसे आपने 23 से स्टार्ट किया है, हम्म। तो उसने जो यहाँ सेकेंड इसने 27 से ली है ना वैल्यूज कहाँ पे, ऊपर। देखे ना 24 ही है। हाँ जी, वो तो मैंने उसमें ये कहा था ना, 27 वाली जो मैंने वैल्यूज ली थी, ये मैं जूम करके देख रही थी ना, ठीक है, कि जूम करके मैं 27 से 30 तक की एक्सेसिस में वो देख रही हूँ, ठीक है, वैल्यूज। ओके, ओके।
यस। और जो वैसे ओवरऑल उसकी लिस्ट थी, अगर उसको प्लॉट करेंगे तो वो सारी वैल्यूज को ही लेगा, लेकिन मैं जूम करके स्पेसिफिक वैल्यूज भी ले सकती हूँ, वो मैंने दिखाया था उसमें। तो और यहाँ पे मैं एक्सिस वैल्यूज को एक्सट्रिक्स के फंक्शन से भी चेंज कर सकती हूँ, राइट। ओके। सो अब हम एक ही ग्राफ के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। वी हैव सीन कि एक ही ग्राफ में मल्टीपल लाइंस होती हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को शो करवाने के लिए यूज़ होती हैं। सो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब एक मैंने दूसरा एक कॉलम ऐड किया। पहले हम एज और सैलरी का कॉलम था, तो उतनी वैल्यूज का एक ज़रा सैलरी टू के नाम से एक मैंने लिस्ट एक बनाई है, ठीक है। और मैं उसको भी प्लॉट करूंगी, यानी मैंने पहले एज के अगेंस्ट एक पहली वाली सैलरी को, और फिर ये जो मैंने न्यू लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो उस मैंने दोबारा एक एज से सेकंड वाली सैलरी को, और मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी ताकि इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। यानी आर से मैं शो करवा रही हूँ तो इसका मतलब है रेड। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल कुमार्स दे सकती हूँ, मैं इसमें पूरा भी लिख सकती हूँ नेम। मैंने आर लिखा है या बी लिखा है, या फिर वो जो मेजर मेजर जो प्राइमरी कलर्स है ना उनको ही पिक कर लेगा खाली अल्फाबेट से भी, कि आर का मतलब है रेड। इस तरह से मैं हेक्स कोड्स भी इसमें दे सकती हूँ। हेक्स कोड्स का आइडिया है ना? नो मैम। बता दो प्लीज। ओके, ठीक है। तो एक हेक्स कोड्स अगर मैं वन सेकेंड, इसमें मैं गूगल पे ही बताती हूँ फिर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ये इसमें बेसिकली आपको कोई भी कलर है ना, कलर हेक्स कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो रैंडमली भी अगर ये इतने सारे जो कलर्स हैं इनके ये कोडिंग है, ठीक है। इसमें नंबर्स भी होते हैं अक्सर, अक्सर ये अल्फ़ाबेटिक कोडिंग भी हुई है। इन सब के ये हेक्स कोड्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनमें से कोई लेना चाहूँगी, ठीक है, ये अब प्राइमरी कलर्स नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जैसे वाइट के लिए बिल्कुल ये वाला एफ यूज़ हो रहे होते हैं, ब्लैक के लिए ज़ीरोस यूज़ हो रहे होते हैं। सो ये इस तरह से हैश टैग के साथ भी जब मतलब हम HTML वगैरह में इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें अब VS कोड के अंदर ये जो मैंने कोड यूज़। एक्चुअली मैम ये ना हेक्साडेसिमल नंबर्स है ना, तो वो 0 से F तक होते हैं और ये 6 डिजिट नंबर होता है। जी, यस, ऐसे ही है। और यस 6 डिजिट है, और हेक्साडेसिमल, यस बिल्कुल ठीक है। और इसमें लाइक बेसिकली हर कलर को किसी ने एक कोड असाइन किया हुआ है, और वो कोड अगर हम मतलब यहाँ पे अगर नेम नहीं भी बता रहे, तो हम सिर्फ वो कोड बताएंगे तो वो उससे पिक कर लेगा कि इसका ये कलर है, ये ठीक है। वो उसको बाय स्टैंडर्ड लाइक वो उससे मैच कर जाएगा। एक करके भी देख लेते हैं। हम्म मैंने ब्लू वाले का कलर पिक किया था, तो अब ये ब्लू हो गया, ठीक है। मैं कहीं से भी कोई मतलब वैल्यू देख के जो मुझे कलर्स लग रहा है कि इसको यहाँ पे होना चाहिए एज पर आवर थीम, तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने पहले रेड दिया हुआ था, मैंने वहां से हेक्स कोड ब्लू वाला उठाया था इस कलर में, तो वो ये वाला कलर शो कर रहा है। तो दूसरे कॉलम के लिए भी मैं इसी तरह से कलर और मार्कर वगैरह ऐड कर सकती हूँ। कैसे करना है वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये था कि हम मल्टीपल लाइंस को भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि हमने सिर्फ यहाँ पे वन सेकेंड, उसने लेबल्स दिए हुए हैं जस्ट,
ठीक है, मतलब मैं पहले सिर्फ प्लॉट कर रही थी, ठीक है, और मैं अलग से भी लेबल्स बता रही थी, ठीक है, मगर मैं इसे बीच में ही लाइक प्लॉट के बीच में ही एक्स और वाई एक्सिस जैसे मैंने पास करवाया, तो मैं लेबल का फंक्शन भी इसी में पास करवा सकती हूँ। ठीक है, तो लेबल इज इक्वल टू बेस सैलरी, और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस के लिए बेस बोनस अमाउंट लिखवाया, ठीक। और ओके, सो बेसिकली अच्छा अच्छा, इसमें लेबल ये है कि मैं विद इन द ग्राफ ही इसको करूँगी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, विद इन ग्राफ ही इसका मैंने लेजेंड बॉक्स बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट करवाना है कि ये जो दो लाइंस हैं जो मल्टीपल कलर्स में आ रही हैं, ठीक है, तो वो किसको शो कर रही है, यानी ऑरेंज वाली किसको शो कर रही है और ब्लू वाली किसको शो कर रही है। तो उसके लिए लेजेंड्स के लिए मैं बीच में पास करवा सकती हूँ कि वो लेजेंड के अंदर लेबल क्या होगा। सही। यानी मैं लेजेंड बॉक्स ग्राफ के अंदर ऐड करवा सकती हूँ इस फंक्शन से, वरना अगर ये खाली दो लाइंस हो, ठीक है, तो असल में मैं ज़्यादा आगे आ गई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे लाइंस बाय डिफ़ॉल्ट अगर है और यहाँ पे नहीं बताया हुआ मैंने कि कौन सी लाइन डिफरेंट कलर्स में तो है लेकिन कौन सी किसको शो कर रही है, सो इवेंचुअली क्या होगा कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है, तो उसे यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो लेजेंड बॉक्स जब हम मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करते हैं सिंगल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैंने कलर्स नहीं भी दिए तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। सही। अब मैं इसमें जो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं डाटा प्लॉट्स, ना सिर्फ कि मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं इसमें डाटा पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मल्टीपल सिंबल्स से, ठीक है। जैसे जहाँ जहाँ पे डाटा पॉइंट है, मैंने अगर एक जो शुरू वाला था एक हमारी लाइन लाइन पार्ट, उसमें मैंने अगर ये मार्कर, अब ये जो स्ट्रिंग पास करवाई है ना, इसका क्या काम है, बेसिकली जो पहली वाली जो चीज़ सिंबल है हमारे पास स्टार, ये रिप्रेजेंट करता है कि डाटा पॉइंट्स का मार्कर क्या होगा, यानी स्टार से रिप्रेजेंट होगा जहाँ जहाँ पे भी ग्राफ में उस वाली में जो डाटा पॉइंट है वो स्टार से शो होगा। इसको मैं किसी भी सिंबल से शो करवा सकती हूँ। दूसरा ये जो डैश है ये क्या शो कर रहा है? जी, एनीवन? मैम गैप शो कर रहा है। सो ये मतलब यहाँ पे इसको शो करवाने का मकसद क्या था, ये क्या डिसाइड कर रहा है? यानी अगर मैं इसकी जगह पे डॉट लगा दूं फिर क्या करेगा? आई थिंक डॉटेड लाइन आ जाएगी। हम्म। ओके, और नेक्स्ट जो आर है वो किस लिए है? वो तो कलर है ना मैम। हम्म, ठीक है, यस। तो एक तो मार्कर है, दूसरा मैंने डॉटेड लाइन के लिए, हाँ, लाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा मतलब वो ही बता रहा है, ठीक है। सेकेंड, ओके, ठीक है, दो मार्कर के सिंबल्स आ गए। एनी हाउ अगर मैं इसको चेंज कर दूं फिर अगेन ये, ओके, सो इसके स्टैंडर्ड है कोई, इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। लेट मी जस्ट, मे बी कि इसका कुछ एक दूसरी एक कमांड होती है जिसमें हम डॉटेड भी लगा सकते हैं, आई हैव टू यूज दैट वन। ओके, सो फिलहाल के लिए मैं इस तरह करती हूँ, मार्कर हैपनिंग ओवर हियर। ओके, चलो फिर फिलहाल के लिए मैं इसको यही इतने ही रखती हूँ कि मैं इसको 4 कर देती हूँ, या फिर अब चेक, ओके,
सो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, आई हैव टू चेक देम, क्योंकि ये वाला जो यूजली मैं यूज़ नहीं कर रही होती, मैं बकायदा उसमें अलहदा से भी एक सिंबल होता है, ठीक है, मार्कर को, और वो लाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही था कि इसके स्टैंडर्ड एक स्ट्रिंग आप पास करवा दें या नहीं। अगर मैं यहाँ पे 4 कह रही हूँ, ठीक है, तो उससे रेलिवेंट मार्कर उसने यहाँ पे शो करवाया ऑलमोस्ट 4 की तरह से ही, और ये वाली एक सॉलिड लाइन बताएगा, ठीक है, डैश के से, और मैंने इसे रेड पास करवाया है, तो ये आर से मैंने शो करवाया, तो ये कलर है। सो बेसिकली जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है वो ये मार्कर, लाइन और कलर। सो इस तरह से ये शो करवाएगा। अगर मैं इसको स्टार कर रही हूँ तो वो स्टार ऐड करवा देगा डाटा पॉइंट्स पे। सो दैट्स द मेन थिंग, ओके। तो यानी बताने का मकसद ये है कि इसका सिंटेक्स तो आप भी ऑनलाइन देख लेंगे कि किस तरह से और इसको मजीद ट्वीक किया जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, कि आप मल्टीपल तरीके से, हर तरह से इसकी कोडिंग में ये कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप हर चीज़ को चेंज करवा सकते हैं। ऑलराइट। सो इसके लिए एक ये चीज़ भी थी कि आप लोगों में से कौन है जो इसकी हैबिट है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, किसी भी लाइब्रेरी की। कभी कभार पढ़ लेता हूँ मैं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड हैबिट। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मैटप्लॉटलिब की यहाँ से सब देखें डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जो भी जितने भी आपको मेन ट्यूटोरियल्स मिलते हैं ना किसी भी जगह पे, तो क्वेश्चन। बेसिकली फॉलो तो वही होती है। यस। सर हमसे आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, तो मैं पूछ रही डॉक्यूमेंटेशन था वो, इसलिए मैंने एड्रेस किया था। ठीक है, ठीक ओके, सो ये मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स में। सो यू कैन सी के यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने एंड पे देखनी है। इसमें यूज़र गाइड वगैरह जो होती है मैटप्लॉटलिब की, इसमें से हर तरह से सिंटेक्स होता है, ठीक है, तो दिया होता है, ठीक है, और इसकी हर मतलब जो कोडिंग की कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप कितना काम इसे कर सकते हैं, कहाँ तक ये आपको यूज़फुल है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाएंगी। और इसमें बिल्कुल साइड पे एक चीट शीट भी है, ठीक है, तो वो जो चीट शीट है दैट्स लाइक के क्रक्स होता है उस पूरी लाइब्रेरी का, ठीक है, तो अगर एक दफ़ा अगर आप वो प्रैक्टिस कर लें या देख लें तो उससे आपको सारे तकरीबन जितने फंक्शंस होते हैं ना उस लाइब्रेरी के वो पता चल जाएंगे। क्विक स्टार्ट क्या है, इसको इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है, नोट एनाटॉमी क्या है फिगर की, ठीक है, क्या क्या ये आप उस फिगर के अंदर ऐड करवा सकते हैं इसके थ्रू, ठीक। सब प्लॉट का लेआउट क्या होगा, एच एंड एवरीथिंग, लाइंस की। अब ये जो मैं स्टाइल की बात करी थी, तो एक लाइंस का जैसे मैंने वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करवाया कि 3 आर्गुमेंट्स थे उसमें, लाइन, मार्कर और लाइन मार्कर, और जो था हमारे पास कलर। तो लेकिन मैं अगर इसमें लाइन स्टाइल के नाम से या एलएलएस के नाम से भी अगर फंक्शन पास करवाऊँ तो वो इस तरह से मैं इतने सारे फॉर्मेट्स में उसको पास कर दे सकती हूँ। और इवन मैं उसका डैश का स्टाइल भी के राउंडेड होगी, प्रोजेक्टिंग होगी, या इस तरह से फेडिंग होगी दोनों साइड से। तो ये भी है, ठीक है। और मार्कर्स में भी सिर्फ वो तो एक सिंपल सी स्ट्रिंग थी ना, लेकिन अगर मैं फंक्शन से पास करवाऊँ तो वो प्रॉपर जो इसका सिंटेक्स है, तो मैं इतने सारे ये रेंज के मार्कर्स ऐड करवा सकती हूँ। और कलर्स में भी बहुत सारी रेंज है, ठीक, जिसमें हमारे पास ये एब्रिविएशन भी है, और हम इसमें आरजीबी या हेक्स कोड जो हमने देखे थे उस फॉर्म में भी इसको पास करवाएंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो चीट शीट लास्ट में देखा करें किसी भी लाइब्रेरी की। एनी हाउ अब मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, और आगे सब कासिम, विल यू कंटिन्यू? है। जी जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, दैट वाज ऑल फॉर द लाइन पार्ट।
मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक। तो नेक्स्ट, अभी हमने जो लाइन प्लॉट देख लिया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्लॉट होता है वो एक हमारे पास स्कैटर प्लॉट है। ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट बेसिकली हमारे पास जो इस वजह हम यूज इस वजह से कर रहे होते हैं कि अगर हमने किसी सर आज हम मैटप्लॉटलिब और सी हम दोनों करेंगे विजुअलाइजेशन। अच्छा। यस, इसके तो अलावा स्कैट प्लॉटली का एक अलहदा से भी होता है सारा। ये तो मतलब एक और भी बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनमें इंटरेक्टिव प्लॉट्स भी बनते हैं। ये तो सिर्फ अभी सिंपल है ना, मतलब अगर मैं उस पर होवर करूँ और मुझे टेक्स्ट दिखाए, ठीक है, और वो इंटरेक्टिव प्लॉट्स भी हम बना सकते हैं इससे। मतलब आगे वो भी चीज़ें देखेंगे इफ़ यू गाइस वांट टू एक्सप्लोर इट फर्दर। सो और इसके अलावा अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी विजुअलाइजेशन, बिकॉज इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, तो वो अगर आपके माइंड में भी है कि हमें ये स्पेसिफिक भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, यू कैन सजेस्ट, तो हम वो भी देखेंगे। ठीक। सो लाइब्रेरीज तो बहुत हैं डेटा विजुअलाइजेशन की, लेकिन हम दो तीन ही देखेंगे। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो स्कैटर प्लॉट बेसिकली हमारे पास वो प्लॉट होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं टू वेरिएबल्स को कोरिलेट करने के लिए। या मतलब अगर किसी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर हम एक डाटा सेट लिया हो जिसके अंदर हमारे पास कैंसर का डाटा सेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसके अंदर डिफरेंट होंगे, कॉलम्स डिफरेंट होंगे जो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे कि वो उस पर्सन को कैंसर है या नहीं। या फॉर एग्जांपल एक कॉलम है उसके अंदर स्मोकर्स का, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है उसके चांसेस कैंसर के कितने हैं या नहीं। तो हम उस चीज़ को एक आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, कितना इन्फ्लुएंस है हमारे पास में। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट जो है वो यूज़ करते हैं। ये तो हमने यहाँ पे सिंपल जो है वो अभी हम टिप्स का तो हमने डेटा सेट ही यूज़ कर रहे थे हम। तो मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बस यहाँ पे उसका हेड ले लिया ताकि उसको लोड कर लेना से, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे थे हमारे पास जो टिप है, यहाँ पे टिप हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम उसको टिप और टोटल बिल को जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका आपस में कोरिलेशन क्या बन रहा है और उनका स्कैटर प्लॉट किस हिसाब से बनेगा। तो मेरे एक्स वेरिएबल जो है मैंने टोटल बिल को ले लिया और वाई वेरिएबल जो है हमने टिप्स के कॉलम को ले लिया। ठीक है। तो क्योंकि हमने स्कैटर प्लॉट बनाना तो हमने पीएलडी डॉट स्कैटर को जो है हमने फंक्शन स्कैटर प्लॉट के लिए ये वाला यूज़ करते हैं। और हमने जो है हमारे पास जो एक्स वेरिएबल टोटल बिल और वाई वेरिएबल था उसका टोटल टिप्स, तो हमने वो दोनों उसको एज अ आर्गुमेंट्स पास किए। ठीक है। और हमने उसको फिर उसका लेबल डिफाइन कर दिया कि एक्स लेबल के हमारे पास एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारे पास जो था वो टोटल बिल का था तो हमने उसको एक लेबल दे दिया एक्स और वाई के लिए। ठीक है। तो ये अभी हमारे पास ये इसका प्लॉट है। तो यू कैन सी के एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास कुछ आ रही हैं जो बिल्कुल 50 के ऊपर आ रही हैं। तो ये चीज़ हमारे पास स्कैटर प्लॉट में आती है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक, और यहाँ पे भी जैसा अभी मैम ने बताया कि हमारे पास हम डिफरेंट स्टाइल से कर सकते हैं। ठीक है। तो हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं उसके सारे। अगर हमने ये डॉट साइज हम का जो वो चीज़ उसका उसका साइज भी हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। उसके नाम जैसे हमने ये देखिए इसमें भी बात की, तो ये डिफरेंट हमारे पास हम उसको जितने कर सकते हैं प्रॉपरली हम उसको सारा जो है सब मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ हमने उसको
कलर क्या रखना है, उसकी ओपेसिटी क्या रखनी है हमारे पास, उसका जो साइज होगा प्लॉट्स, उसका पॉइंट्स का वो कितना होगा, ठीक है, मार्कर हमने क्या रखना है, तो इसमें डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स हो सकते हैं उसके, जिस तरह हमने सो अब यहाँ पे बेसिकली मैंने। जी, तो लाइन प्लॉट में और वैसे स्कैटर में फ़र्क क्या हुआ फिर? क्या यूज़ केस है कि क्यों मैं लाइन प्लॉट यूज़ करूँ या मैं स्कैटर प्लॉट यूज़ करूँ? एनीवन, क्या समझ आई गया आपको इसमें? मैम लाइन पार्ट में वो लाइन ड्रॉ करेगा, स्कैटर्ड पार्ट में वो बिखरी हुई चीजें दिखाएगा, मतलब ब्लॉक्स जहाँ जहाँ पे हमारा वो जो वैल्यूज होंगी जस्ट वही उन्हीं को प्लॉट करेगा। यस, सो बेसिकली वैसे तो डाटा मतलब प्लॉट करने के लिए इतनी सारी विजुअलाइजेशन है, लेकिन उनके यूज़ केसेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम अपने यूज़ केस के हिसाब से ही मतलब देखते हैं ना, डिसाइड करते हैं कि इतने सारे ग्राफ में से मैंने क्यों ये चूज़ करना है, और क्या ये जो भी मैं टाइप चूज़ कर रही हूँ अपने डाटा को विजुलाइज करवाने के लिए, क्या ये राइट है या नहीं। ठीक है, सो जैसे लाइन प्लॉट है, सो बेसिकली वो ट्रेंड या पैटर्न अगर चेंज हो रहा है ना बाय टाइम या डिस्टेंस, तो उसको शो करने के लिए लाइन प्लॉट होता है यूजुअली। जैसे मैं एज और सैलरी दिखा रही थी, तो बाय एज क्या सैलरी में चेंज आ रहा है, वो लाइंस ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है, लाइन प्लॉट के केस में। तो वो मतलब एक पैटर्न शो कर रहा था। लेकिन अब जैसे दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स हों, ठीक है, और उसमें जैसे सर ने भी बात की कि कोरिलेशन बताने के लिए, ठीक है, सो वो ये स्कैटर प्लॉट्स फिर इस केस में यूज होता है जहाँ पे रिलेशनशिप हो दो वेरिएबल्स में। तो वहाँ पे हम जो है स्कैटर प्लॉट को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें बाय टाइम कुछ चेंज हो रहा है ना डाटा के अंदर, सही, जैसे पैटर्न चेंज हो रही है या फिर बाय टाइम कुछ चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, यानी अगर एक साइड पे मैं टाइम का एक्सेस टाइम ले लेती हूँ और दूसरी साइड पे मैं कोई भी चेंज लेती या मैं केसेस नंबर ऑफ केसेस लेती, ठीक है, और उस मंथ से, तो मैं उस केस में मुझे पता था कि ये पैटर्न या बाय टाइम जो चेंज आ रहा है इसको शो करवाने के लिए मेरे पास ज़्यादा बेहतर क्या है कि मैं लाइन पार से शो करूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो टोटल बिल और टिप का देख रही हूँ कि बिल और टिप के दरमियान में रिलेशनशिप के हवाले से मतलब बन रहा नहीं है, ठीक। तो ऐसे केसेस में जब मैंने रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान में शो करवाना हो, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा स्पेसिफिक पैटर्न की ना बात हो रही हो, ठीक है, ज़्यादा वो कोरिलेशन को दिखाने के लिए हो, ठीक है, तो वो स्कैटर प्लॉट है। और ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर, अब देखो ये सारी जो स्कैटर प्लॉट के अंदर भी, लेट मी जस्ट एनोटेट इट, कहाँ पे गया, ओके, सो चलो मैं ऐसे ही बताती हूँ कि एक साइड पे ये बिल्कुल, ये, ठीक है, ये एक साइड पे सारे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी सी हटकी वैल्यू आई हुई है, सही। तो स्कैटर प्लॉट से एक ये भी चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से हमें पता चल जाती है अगर कोई आउटलायर है। सो गाइस, एक सारी वैल्यूज का एक क्लस्टर अलग से है जी। ओके, और एक वैल्यू कोई अलग ही जा रही है, तो ये आउटलायर है। आउटलायर क्या है, ठीक है, जो बिल्कुल ट्रेंड से हट के एक वैल्यू आ रही है। सो इस तरह के केसेस में भी जब आउटलायर ज़्यादा हो और हमने उनको भी देखना हो, तो ये स्कैटर प्लॉट इस केस में भी बड़ा हेल्पफुल होता है, सही, एज कम्पेयर टू अदर प्लॉट्स, सही। तो यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा हमारे लिए बेस्ट फिट है हमारे डाटा टाइप के हिसाब से। किसी और क्वेश्चन इसके अंदर? ये मैम हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस जिसमें चेंजेस आ रही हैं, मतलब सपोज जैसे एज है, टाइम है, उसके लिए हम स्कैटर्ड पार्ट नहीं यूज कर सकते, मतलब उसके लिए लाइन यूज करते हैं, ये जस्ट जो हम है डाटा। ना, हाँ, आपने कभी भी किसी लेबल के साथ इसको एसोसिएट नहीं करना कि यही लेबल होगा, तो नहीं कर सकते हैं वही। ये सिर्फ आपके थीम पे डिपेंड करता है और आपके कॉन्सेप्ट पे कि वो रिलेशन आपके डाटा सेट के हिसाब से क्या बन रहा है, ठीक है, और आपने उस हिसाब से देख के बेस्ट फिट अपने लिए चूज करना, ठीक है। सो जब हम इसे लेटर ऑन प्रैक्टिस करेंगे, तो देन इट विल बिकम क्लियरर फॉर यू कि जब आप मल्टीपल टाइप्स देखेंगे और बाज़ का तब इसमें लाइन प्लॉट बना के देखेंगे तो इतना अच्छा मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन अब डिफरेंट दूसरे प्लॉट्स बनाएंगे तो बाज़ का तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। सो वो आपको लेटर ऑन बाय टाइम डिसाइड आप कर सकेंगी, सही। ओके, यस मैम, थैंक यू। मैम मेरे वेलकम। ख्याल में स्कैटर प्लॉट में हमारे पास बनिस्बत के लाइन प्लॉट यूज करें, हमारे पास आउटलायर्स को फाइंड करना भी आसान होता है, और हम लार्ज डाटा सेट के लिए भी स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करें तो वो बेस्ट होगा लाइन की जगह।
और लेकिन अगर कहीं ऐसा हमें लगे ना कि ऑर्डर है या सीक्वेंशियल डाटा है, ठीक है, यानी हर तो 5 के बाद वैल्यू आ रही है, हर 2 के बाद आ रही है, तो उसमें लाइन प्लॉट ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई जैसे अभी मैंने भी बात की कि हमने अगर कोई पैटर्न या ट्रेंड शो करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एडमिशन्स का डाटा सेट है, तो वो ओवर द टाइम उसकी जो वेरिएशन हो रही होगी, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर हम लाइन प्लॉट ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर कोई इससे डिफरेंट है कोई, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास टिप्स वाला डाटा सेट है, तो अगर हमने यहाँ पे टिप और टोटल मिल के लेना है, तो फिर हम यहाँ पे स्कैटर प्लॉट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपके वो यूज केस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके ऊपर हमने बेसिकली इनसाइट्स लेनी क्या उससे, तो उस हिसाब से फिर हम उसका जो प्लॉट है वो बना रहे होते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बार प्लॉट। कोई बताएगा बार प्लॉट हम क्यों यूज करते हैं? करम का बार प्लॉट क्यों यूज करते हैं? सर एक चीज़ यस बताइएगा, सर। लाइक ये जी, स्कैटर प्लॉट के अंदर ये आपकी ओपेसिटी किस तरह की है, आपने कम स्केयर की? ये यहाँ से अल्फा वैल्यू, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो हम बार प्लॉट्स क्यों यूज करते हैं? सो बेसिकली इसमें कैटेगरीज है ना, तो जहाँ पे भी अगर हमने कैटेगरीज यानी कैटेगोरिकल डाटा है, सही, तो उसको ज़्यादा कैटर करने के लिए हम बार प्लॉट्स भी यूज़ कर लेते हैं, सही, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जी, तो उन चीज़ों पे भी बार प्लॉट्स यूज़ होते हैं। कंपैरिजन वगैरह करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं, जैसा कि एक कंट्री की पॉपुलेशन यानी कि दूसरी डिफरेंट कंट्रीज की हमने पॉपुलेशन देखनी हो, तो उसमें बार प्लॉट हम यूज करते बेसिकली हैं। कैटेगरीज अगर हमारे पास आती है ना जिधर, तो वहाँ पे कैटेगोरियल कैटेगरीज अगर है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अभी इस तरह कंट्रीज की बात की आपने, ठीक है ना, तो कंट्रीज की कॉलम, उसका एक कॉलम होगा कंट्रीज का, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज होंगी, तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हम उसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं कि आपका क्या उसकी डिफरेंट कैटेगरीज में उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद ठीक है, आप हमने यहाँ पर जिस तरह टिप्स वाले डाटा सेट के अंदर हमारे पास हमने एक स्मोकर वाला कॉलम ले लिया, तो हमें पता है कि उसके अंदर स्मोकर के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज थी, यहाँ यस और नो, ठीक है। तो हमने उसको उस चीज़ को लिया और हमने उसको देखना है कि हम क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है कि हम हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो स्मोकर है और नहीं है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये हमने ये वाली मैंने लाइन लिखी है, स्मोकर क्योंकि टिप्स डाटा था और डॉट स्मोकर क्योंकि उसका एक कॉलम था, और वैल्यू काउंट फिर उसका टोटल काउंट उन्होंने कहा कि यस की कितनी और नो की कितनी वो यहाँ की आ जाएगी, हमने साथ ही उसको जो है वो प्लॉट के अंदर उसको हमने बता दी कि जिसका जो प्लॉट है वो हम काइंड बेसिकली बता रहे थे हम कौन सा प्लॉट जो ग्राफ है वो प्लॉट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाइन करता हूँ तो वो लाइन हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे स्कैटर करता हूँ तो वो स्कैटर प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो वो ये चीज़ नहीं नोट कर रहा है कि हमने पास कौन सी जो हमारे पास टाइप है इसकी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजोरिटी है वो नॉन स्मोकर्स की है, ठीक है। तो हमें इस तरह अगर हमने ये चीज़ देखी थी तो वो भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे तो खैर कैटेगरीज ही दो है ना, ठीक है। यहाँ जिस तरह भी हम आगे देखते हैं शायद उसके अंदर हो कि हमारे पास जिस तरह 4 दिन से कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो अगर हमें उसके अंदर हम देखनी है कि हमारे पास जो सेल्स फॉर एग्जांपल लगा होता है कि सेल्स हमारे पास किस दिन कितनी ज़्यादा है, तो वो चीज़ भी देख सकते हैं उसके लिए। तो इसमें ऊपर अगर आप देखें
ऊपर इसका कोड करें तो रोट लिखा हुआ है इज इक्वल टू जीरो। सो इसका किसी ने नहीं पूछा कि रोट इज इक्वल टू जीरो क्या कहता है। तो पता है सबको इस चीज़ का। जैसे हमने प्लॉट में ये देखा कि हम काइंड बता रहे हैं कि बार प्लॉट होगा, तो हमने बार शो किया, तो रोट इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ? ROT इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। जी। कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब है? जी जी बिल्कुल। हाँ यस सर, आसिफ ने कमेंट किया एडवर्टेशन, यस। तो बेसिकली जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, अपनी दफ़ा जो बता रही थी मैं कि हम इसको एक्सिस को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो लेबल्स दिए हुए हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे रोट इज इक्वल टू जीरो, तो बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, अगर सर कहें रोट इज इक्वल टू 90 या 180 या डिफरेंट, मतलब उसको 30 40 देंगे, तो हम देखेंगे कि जो लेबल्स लिखे होते हैं ना बार ग्राफ में, अगर नीचे आप देखें जो एक्सेसिस में बार प्लॉट में लिखा होता है साथ, तो वो लेवल्स रोटेशन हुई होगी उसमें, थोड़ी बहुत टिल्ट हो जाएंगे एंगल के हिसाब से। यहाँ पे मैं एंगल पास करवाऊंगी, ये जीरो एंगल है बेसिकली। मैम मुझे एक बात पूछनी है। लेट्स सपोज जैसे जी। ये बार दी हुई है, थोड़ा सा सर हम्म। ऊपर कीजिएगा इसको। ये देखिए एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें, लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ये सिर्फ है ना नो और यस की देना है, इसलिए लेट्स सपोज अगर हमने अपने डाटा को डिवाइड भी करना है, लेट्स सपोज स्टार्ट यहाँ से बार हो रही है 5 और यहाँ पे एंड हो रही है वो 10 हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देके फिर नेक्स्ट हमने डाटा लेना हो, इस तरह से जब डाटा स्किप करना हो तो उसके लिए भी यूज हो सकता है, अगर दरमियान दरमियान से हमने लेना तो वो तो आप हम्म। सैम्पलिंग करेंगे ना उसमें फिर डाटा की। है। क्या कह या रहे हैं कि सेल्स, हमारी जो सेल्स होती हैं वो जनाब पीक पॉइंट जो है वो सपोज 6 to 7 है, तो वो 6 to 7 यहाँ पे शो हो जाए, फिर नेक्स्ट पीक पॉइंट जो है वो 10 to 11, मतलब इस तरह से भी ये शो किया जा सकता है नीचे, क्योंकि ये जो नीचे गैप आ रहा है ना, ये चीज जो है इसमें मैं ये पूछना चाह रही थी। लेट सपोज ये जो गैप आ रहा है इस चीज की बात करें, अगर हम यहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जाए, लेट सपोज हमारा पीक पॉइंट जो है यहाँ से 9 बजे से लेके या 12 बजे तक है, तो इस तरह से भी शो हो सकता है, और दरमियान में गैप हो, फिर अगला टाइम मतलब टाइम स्टार्ट हो जाए कि जी ये रात का टाइम है इतना 10 बजे से लेके 12 बजे तक है, वो इस तरह मुझे से आपकी कुछ। समझ आ गई, यस। हम बिनिंग करते हैं, ठीक है। वो हम कैटेगरीज फिर उसमें बनाते हैं खुद, यानी कि फर्ज करें आपके पास एक कॉलम है जो टाइम बता रहा है कि मतलब 8 9 10 12, और साथ एक दूसरा कॉलम है जो कि सेल्स बता रहा है, ऐसा ही है ना आप पूछना चाह रही? ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं बिनिंग कर दूंगी, ठीक है। मैं वो कैटेगरीज खुद बना लूंगी अगर वहाँ पे कैटेगरीज नहीं बनी हुई, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक्सेसिस में वो मुझे समझ आ गई। और वो असल में ज़्यादा हिस्टोग्राम में यूज़ होता है, वो बार प्लॉट नहीं है, ओके मैम, थैंक ठीक है। उसमें वो ज़्यादा बिकॉज वो जो वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए होता है। जो मुझे लगता है ना आपका क्वेश्चन वो क्लोज है डिस्ट्रीब्यूशन के, कि जैसे आप बता रही हैं कि वो पीक पॉइंट बताए, जैसे यूं इस तरह से कि इसमें पीक पॉइंट है, ठीक है। अब जहाँ पे डाटा ही नहीं होगा वहाँ पे तो मिसिंग ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे भी पीक पॉइंट है तो इस तरह से एक शो होना। और यहाँ पे मैं कैटेगरीज बना रही हूँ। फर्ज करें कि ये पॉइंट था एक डाटा पॉइंट, ये पॉइंट था, ये डाटा पॉइंट था, ठीक है। और वो सब शो कर रहा है कि ये वाला जो है 9 से 10 वाला है, ठीक है। ये 10 से 11 वाला है, ठीक। और ये 11 से जो भी 11 से 12 वाला है, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगरीज बनी हो, ठीक। सो ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए वो एक डिफरेंट हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है। उसमें उसमें भी बार्स नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो बार्स बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज होती हैं, ठीक है। यूँ इस तरह से क्लोज होती हैं, उनके दरमियान में गैप नहीं होता। यू। ओके मैम, थैंक सो मे बी आप उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे भी हम जैसे यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो एक ही एक्सेस के अंदर हम फिर, लेकिन ये है कि उसमें हमें फिर डाटा फ्रेम के अंदर चेंज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसको प्रोसेसिंग करें, ठीक है, कि वो अलहदा से उसको एक कैटेगरी समझे हाफ अपने वैल्यूज को, ठीक है। तो वो उसमें प्री प्रोसेसिंग में थोड़ा सा ही हो सकता है इन्वॉल्व।
ओके मैम, आई गॉट दैट, थैंक यू। इनका ठीक है, तो नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये एक मैंने रैंडम साथ बनाया हुआ कि हमने 100 नंबर्स ले लिए, एक रैंडम डाटा हमने बनाया। ठीक है, हमने उसको 4 कैटेगरीज में कर दिया। हमारे पास जो कैटेगरी होती है वो ए बी सी डी है, और उसकी हमने 4 वैल्यूज दे दी। उसका जो फ्रिक्वेंसी है उसकी, या जो काउंट है उसका, वो हर कैटेगरी का इतना इतना। अगर हमने फिगर साइज बता दी कि जी प्लॉट का, हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, हमने खुद भी डिफाइन कर सकते हैं हमारा जो प्लॉट का साइज होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमने 8x4 का फिगर साइज लिया। ठीक है, और ये बार एज का मतलब है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, ये जो यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसके अंदर भी हम सिंपल कैटेगरीज हमारे पास है, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, हमारे पास वैल्यूज है। कलर हमने इसको ग्रीन है, और हमने एज कलर हमने क्या इसको ब्लैक है। एज कलर बेसिकली जो हमारे पास देखें, ये सारी लाइनिंग अगर आपको देखना, ये सारी यहाँ पे ये लाइनिंग हुई है, तो ये बेसिकली एज कलर है इसका। तो वो चीज़ ब्लैक है। ठीक सर है। एक क्वेश्चन था। जी जी। सर मुझे अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है इनमें बार चार्ट में, हम अपना हॉरिजेंटल बार चार्ट कब यूज करेंगे और वर्टिकल कब करेंगे। हमारा डाटा किस टाइप का होगा तो हम हॉरिजेंटल यूज करेंगे और वर्टिकल, इनमें काफी कंफ्यूजन रहती है। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट और नॉर्मल बार चार्ट आई गेस सेम ही होता है, सिर्फ उसका जो चीज़ वो जो होते हैं, पोर्शन जो होते हैं वो तो चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर हम नॉर्मल देखें तो वो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई पे क्या हो रहा होता है ना, और जो कैटेगरीज होती हैं वो एक्स पे चल रहा होता है, या जो एक्स वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट होता है कि कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे वाई वेरिएबल्स हैं, और वैल्यूज हमारे पास एक्स जो है एक्सिस पे आ जाती है। वैसे इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल यूज़ केस में इतना डिफरेंस होगा। इतना ज़्यादा नहीं होता। इतना कोई स्ट्राइक